Good morning, everybody. Myself, Dr. G. Nag Bhargavi. I am Assistant Professor, Department of Physics, Government, Pandit Shamacharan Shukla College, Dharsiva, Raipur. Today we are going to discuss rotational spectroscopy, which is a part of BSc third year. Paper 1 belongs to Unit 4. आज हम BSc थर्ड ईयर से एक टॉपिक रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करेंगे. रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगेन मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो माइक्रोवेव एनर्जी रीजन्स में हमको मिलता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव एक्टिव रीजन में हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलता है. इसको हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा या रिजिड रोटेटर मॉडल भी के नाम से भी जानते हैं. मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाम से ही समझ में आ रहा है रोटेशन. किसका रोटेशन? मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स का रोटेशन. जब मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का रोटेशन होगा तो उसके एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे. यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट. रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए पॉसिबल है जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है. मतलब सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेटेड हैं. तो जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोई एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लें जैसे कि HCl, तो HCl में हाइड्रोजन प्लस चार्ज और क्लोरीन माइनस चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ सेंट्रलाइज नहीं होते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में कुछ सेपरेशन होता है जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स का एक डाइपोल मोमेंट होता है. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है उन मॉलिक्यूल्स को जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंसिडेंट कराते हैं तब हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलती है. यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे एक डायटोमिक मॉलिक्यूल मैंने लिया हुआ है जिसका मास जो दो एटम्स M1 और M2 से मिलकर के बना हुआ है. मास फर्स्ट एटम का है M1 और सेकेंड एटम का M2. मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल रोटेशन कर रहा है. ये किस तरह से रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है. जब ये रोटेट करेगा इस तरह से तो एक निश्चित समय के बाद एटम्स अपने पोजीशन को चेंज करेंगे. सपोज यहाँ एक एक्सिस है. ये जो एक्सिस है वो उस लाइन से होकर के गुजर रही है जो दोनों को जोड़ती है. दोनों एटम्स को जोड़ने वाली जो रेखा आप देख रहे हैं दिस लाइन, इस लाइन से होकर के एक अक्ष गुजर रहा है. इस अक्ष के दोनों ओर ये के चारों ओर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है. अब इस अक्ष से मॉलिक्यूल एटम M1 की जो दूरी है वो R1 है और M2 की जो दूरी है R2 है. तो M1 और M2 दोनों एटम्स के बीच की ये जो दूरी है वो R1 और R2 दोनों को जोड़ने पर हमको इक्वेशन नंबर 1 R1 प्लस R2 के फॉर्म में मिलती है. अभी हम रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए एक मैथमेटिकल डेरिवेशन निकालेंगे. सो द इक्वेशन नंबर 1 हमको मिल रहा है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. जब भी रोटेशनल मोशन होता है तो हमको एक चीज याद रखना होता है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा है या जानते हैं हम कि दो मॉलिक्यूल्स जो कि दो एटम्स जो कि एक सिस्टम बनाते हैं या एक सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा हम कंजर्व होगा या मोमेंट जो होता है वो कंजर्व होता है और हम उसको एक इक्वेशन M1R1 इक्वल्स टू M2R2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सो इन दोनों मॉलिक्यूल्स एटम्स के लिए हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं M1R1 इज इक्वल्स टू M1M2 R2 या यहां से R1 इज इक्वल्स टू M2R2 अपॉन M1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. एंड इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 से जो वैल्यू हमको मिल रही है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको कुछ ऐसा मिलता है. इक्वेशन नंबर 3 को जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से हमको ये मिलेगा R इक्वल्स टू M1 प्लस M2 बाई M1 इंटू R2. अब आपको जब R की वैल्यू मिल जाती है, इस R की वैल्यू यहां से R2 हम निकालेंगे. R2 निकालने के लिए M1 को हमने इधर शिफ्ट किया, M1 प्लस M2 को शिफ्ट किया. इस इक्वेशन को मैं बस
चेंज कर रही हूँ, इंटरचेंज, तो R2 की वैल्यू मुझे मिल रही है m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू R। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक इसी तरह से चूंकि R2 m1 बाई m1 प्लस m2 है, तो R1 क्या हो जाएगा m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक उसी इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम यहाँ पर इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमको R1 और R2 दोनों की वैल्यू मिल गई। जैसे ही हमको R1 और R2 की वैल्यू मिल जाती है, अब हमको क्या करना है, चूंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, तो जब भी रोटेशनल मोशन होता है तो वहां पर हम लोग क्या जानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट की जाती है जड़त्वाघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। तो जड़त्वाघूर्ण आई हमको कहां से मिलेगा, आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 से। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वेरी बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अलग अलग पार्टिकल्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। मतलब एक सिस्टम में अगर दो कण हैं तो दोनों का जड़त्व, इंडिविजुअल जड़त्वाघूर्ण और उनका योग वो पूरे सिस्टम के जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है। उसी को हमने एक फॉर्मूला में यहाँ पे लिखा है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, जहां पर I1 फर्स्ट मॉलिक्यूल का जड़त्वाघूर्ण है, फर्स्ट एटम का जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हमने लिया था एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें से पहले एटम का जड़त्वाघूर्ण I1 है और दूसरे एटम का जड़त्वाघूर्ण I2 है। तो जड़त्वाघूर्ण का फॉर्मूला मास इंटू रेडियस का स्क्वायर या एक्सिस ऑफ रोटेशन से एटम की जो दूरी होती है उसके वर्ग के बराबर होता है। तो मास पहले मॉलिक्यूल का द्रव्यमान, एटम का द्रव्यमान है m1 और उसकी अक्ष से दूरी r1 का स्क्वायर, सिमिलरली m2 r2 का स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे, r1 और r2 की ये जो वैल्यूज हमको इक्वेशन नंबर 4 और 5 में मिल रही हैं, उन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, r1 स्क्वायर की जगह और r2 स्क्वायर की जगह। जैसे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, r1 की जगह m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 की जगह ये वैल्यू मैंने रखा m1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पर एक स्क्वायर भी होगा, स्क्वायर r स्क्वायर। अब आप यहां से देखिए कुछ कॉमन मिलेगा, यहाँ m1 m2 का स्क्वायर m1 m2 और यहाँ भी m1 m2, दोनों को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा आपके पास m2 और यहाँ बचेगा m1, और दोनों के r स्क्वायर कॉमन है, सबको कॉमन लीजिए तो m1 प्लस m2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक m1 प्लस m2 दोनों में कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक m1 प्लस m2 रह जाएगा और न्यूमरेटर में m1 m2। इस तरह से आई की वैल्यू मिलेगी m1 m2 बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर। अब इसको देखिए ये क्या चीज है, m1 m2 बाई m1 प्लस m2, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास, समानित द्रव्यमान। जब भी हम मेनी पार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं, मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें दो या दो से अधिक कण हैं, तब हम पूरे निकाय को अगर एक सिस्टम मानते हैं तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये हमारे लिए क्वेश्चन होता है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल घूम रहा होता है और हर पार्टिकल घूम रहा होता है और हर कण की अक्ष से दूरी अलग होती है। तो हमको वहां पर एक रिड्यूस मास, एक ऐसा मास कंसिडर करना होता है जो हर मॉलिक्यूल का, हर एटम का मास का इफेक्टिव मास होता है, और उस मास को ही हम रिड्यूस मास कहते हैं। और रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है m1 m2 बाई m1 प्लस m2। तो इसको हम यहाँ पर म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो I इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर, एक इक्वेशन हमको मिल जाता है। तो पिछले इक्वेशन में हमने देखा कि टोटल जो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू क्या मिल रही थी, I इज इक्वल्स टू म्यू r स्क्वायर। अब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। जब रोटेशनल मोशन हो रहा है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी है। लेट अस फाइंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो जनरली इन रोटेशनल मैकेनिक्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, जहां I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिस्टम का और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम पहले निकालें, तो एंगुलर मोमेंटम L, ये L कैपिटल L एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है L इज इक्वल्स टू I ओमेगा,
या ओमेगा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आई, इस वैल्यू को ओमेगा इक्वल्स टू एल अपॉन आई, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो E इज इक्वल्स टू 1/2 आई एल बाई आई का स्क्वायर, यहां से आई और आई एक कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2 एल स्क्वायर अपॉन आई। अब हमको ये जानना है व्हाट इज एल। एल क्या था, एल क्या था, एंगुलर मोमेंटम। जब भी रोटेशनल मोशन होगा तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। और एंगुलर मोमेंटम के बारे में जब भी आप पढ़ते हैं, आप लोग एक फॉर्मूला जो बोर की एटॉमिक थ्योरी में भी पढ़े होंगे कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व एंड इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, ये चीज आप लोग पढ़ते हैं, या h/2 पाई को ही हम लोग लिखते हैं h कट। सो एंगुलर मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है और ये एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई का या h कट का। तो जब भी हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं तो ये फॉर्मूला हमको एक दिमाग में आता है √L इंटू L+1। जो कंजर्वेशन की बात करते हैं तो वहां पर एनर्जी लेवल्स को इस फॉर्म में डिफाइन किया जाता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस फॉर्मूले से कंजर्व हो रहा है, जहां पर √L इंटू L+1 h कट है और L क्या है तो ऑर्बिटल एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं। बट चूंकि यहाँ पर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की बात नहीं हो रही है, ऑर्बिटल मोशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर रोटेशनल मोशन की बात हो रही है। तो जब हम रोटेशनल मोशन कहेंगे तो L को √L इंटू L+1 नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमको एक दूसरा क्वांटम नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट अस कंसिडर द क्वांटम नंबर भी J। ध्यान रखेंगे इस बात को, जब एंगुलर मोमेंटम हम कहते हैं तो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम √L इंटू L+1 से डिनोट करते हैं। बट चूंकि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम किसकी वजह से है, रोटेशनल मोशन की वजह से, तो हम उसको L से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा बट इस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के टर्म्स में नहीं। यहाँ पर हमको एक दूसरा क्वांटम नंबर डिफाइन करना पड़ेगा जिसको हम J से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो L का फॉर्मूला हो जाएगा √J इंटू J+1 h कट, जहाँ h कट क्या है h/2 पाई। अब J की क्या वैल्यूज पॉसिबल है, चूंकि ये क्वांटम नंबर है तो इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। और J को हम क्या कहते हैं, इट इज रोटेशनल क्वांटम नंबर। ध्यान रखेंगे J इज रोटेशनल क्वांटम नंबर। सो हमको क्या मिला अभी फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू √J इंटू J+1 h कट। इज इट ओके, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यूज को, L की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, E इज इक्वल्स टू 1/2 सॉरी ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 अपॉन I और L स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, तो J इंटू J+1 h कट स्क्वायर। ध्यान रखेंगे क्या मिल रहा है हमको 1/2 I इन ब्रैकेट J इंटू J+1 h कट स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर I की वैल्यू रखेंगे μr²। पिछले इक्वेशन में हमने देखा E इज इक्वल्स टू 1/2 I J इंटू J+1 h कट का स्क्वायर। अब h कट क्या है, तो h कट है h/2 पाई। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ। I को हमने पहले ही डिराइव कर चुका था इक्वेशन नंबर 7 में। I की वैल्यू थी μr², I की वैल्यू हमने μr² रख दी, J इंटू J+1 है। अब उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 इंटू 4 8 π² μr² और न्यूमरेटर में J इंटू J+1 h²। ये हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए हमको इक्वेशन क्या मिल रहा है, एनर्जी लेवल्स का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हमको क्या मिल रहा है, J इंटू J+1 h² अपॉन 8 π² μr², जहां J क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। अब रोटेशनल क्वांटम नंबर J की वैल्यू डिटरमाइन करना है हम लोगों को। J की डिफरेंट वैल्यूज के लिए एनर्जी लेवल्स क्या हो सकते हैं इसको हम देखेंगे। तो सपोज जब J की वैल्यू 0 होगी
व्हाट हैपेंस व्हेन J इक्वल्स टू 0, उस एनर्जी लेवल को हम E0 से रिप्रेजेंट करें और यहाँ पर J की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने पर एनर्जी हमको क्या मिलेगी, 0। सिमिलरली J इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो एनर्जी लेवल है E1 और इसके लिए हमको क्या मिलेगी, J की वैल्यू 1 रखिए, 1 इंटू 1 प्लस 1 2, तो 2/2h² अपॉन 8π² म्यू r स्क्वायर। सिमिलरली J इक्वल्स टू 2 रखने पर E2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 2 6, 6h² अपॉन 8π² म्यू r स्क्वायर। What happens when J equals to 3? E3 is equals to 3 into 4, that is 12h² upon 8π² mu r square. And when J equals to 4, E4 is equals to 4 into 5, 20h² 8π² mu r square. Now what happens to the energy levels? Energy level diagram भी हम देखते चलते हैं साथ में. Suppose this is the energy level diagram for J equals to 0. Here you can say E0. E0 की वैल्यू 0 है, that is the ground state energy. जैसे हम J equals to 1 पे चलते हैं तो J equals to 1 के लिए सपोज हमको यहाँ पर एनर्जी लेवल मिल रहा है दिस वन, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 2h² अपॉन 8π² म्यू r स्क्वायर। ध्यान रखेंगे ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं h² अपॉन 8π² म्यू r स्क्वायर, ये सब में है, कांस्टेंट है। जैसे हम J इक्वल्स टू 2 पे जाते हैं तो वैल्यू देखो इन दोनों का डिफरेंस है, 0 से 2 में था, अब इनका डिफरेंस देखो 2 से 6, मतलब 4 यूनिट्स बढ़ गया तो गैप बढ़ गया। दिस इज J इक्वल्स टू 2 E2। J इक्वल्स टू 2 से जैसे ही हम J इक्वल्स टू 3 में जाते हैं हायर एनर्जी लेवल पर, तो E3 की वैल्यू 12 हो जाती है, मतलब गैप और बढ़ रहा है, J3 E3। और J इक्वल्स टू 4 पर एनर्जी लेवल की वैल्यू और बढ़ जाती है, E4, ठीक है। इस तरह से अब ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमको मिल गए हैं, ठीक। अब इन एनर्जी लेवल्स को गौर से देखिए, क्या ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस क्या सब सेम है? तो आप देखेंगे कि ये गैप जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं ये गैप बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वी स्पेस्ड। ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि क्या रोटेशनल एनर्जी लेवल्स इक्वी स्पेस्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, नो, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वी स्पेस्ड। अब ये इक्वी स्पेस्ड नहीं है, इसके लिए हमने रोटेशनल एनर्जी के लिए वैल्यू भी निकाल ली, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स देख लिया। अब क्या स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा? जब ट्रांजिशन होगा, जब मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। E0, E1, E2, E3, E4 रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। अब इन रोटेशनल एनर्जीज में हमको स्पेक्ट्रम कब मिलेगा? जब मॉलिक्यूल का इन एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन होगा। अब बच्चों ध्यान रखने वाली बात है कि ट्रांजिशन दो टाइप से हो सकते हैं, दो तरह के, कैसे? हायर से लोअर ऑर्डर में या लोअर से हायर ऑर्डर में। जनरली जब एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूल हायर स्टेट से लोअर स्टेट की ओर आता है, जैसे E4 से E3, E3 से E2, E2 वाला E1 में, E1 वाला E0 में। तो यहाँ पर ट्रांजिशन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में हो रहा है, तब वहां पे एमिशन हमको मिलता है। और जब ट्रांजिशन लोअर से हायर स्टेट में जाएगा, मतलब E0 पर जो मॉलिक्यूल है वो E1 के एनर्जी लेवल पे जाए, या E1 पर जो मॉलिक्यूल है वो E2 पे जाए, E2 वाला E3 पे, या E3 वाला E4 पे, तो हम वहां पे देख रहे हैं कि ट्रांजिशन नीचे से ऊपर की ओर, मतलब मॉलिक्यूल का जो शिफ्टिंग हो रही है वो लोअर से हायर एनर्जीज की ओर आ रही है। तो इस तरह की ट्रांजिशन को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल्स को शिफ्ट करता है। लेकिन ट्रांजिशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज डेल्टा J। J की वैल्यू में परिवर्तन हमेशा ±1 होना चाहिए।
ये इंपॉर्टेंट है। आई मीन ट्रांजिशन ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जब ट्रांजिशन हायर से लोअर की ओर हो रहा है, E4 से E3, जब मतलब J4 से J3, तो J4 में 4 - 3 कीजिए तो डेल्टा J की वैल्यू +1 आ रही है। 3 से 2 में आ रहा है जब मॉलिक्यूल, तो 3 - 2 अगेन +1। 2 से 1 में आ रहा है तब इस ट्रांजिशन को देखिए, 2 से 1 में आ रहा है तो भी 2 - 1 1, और 1 से 0 में आ रहा है तो भी 1 - 0 1, मतलब डेल्टा J की वैल्यू +1 है, जिनको हम अलाउड ट्रांजिशंस कहते हैं। ध्यान रखेंगे डेल्टा J की वैल्यू कभी भी +2 +4 +3 नहीं हो सकती, मतलब ट्रांजिशन 4 से सीधे 2 में नहीं होगा, 2 से 0 में नहीं होगा, 3 से 1 में नहीं होगा। ट्रांजिशन हमेशा 4 से 3 में, 3 से 2 में, 2 से 1 में और 1 से 0 में। ये एक डायरेक्ट ट्रांजिशन है हायर लेवल से लोअर लेवल। अब इसको उल्टा सोचिए, जब मॉलिक्यूल लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल अभी 0 स्टेट पे है, 0 से 1 में जाएगा, तो 0 - 1 -1 होता है, 0 - 1 क्या होगा -1, डेल्टा J की वैल्यू क्या हो रही है -1, तब ट्रांजिशन यहां से ऐसा होगा। ठीक है, 1 से 2 में जब मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन 1 से 2 में, 1 - 2 -1, अगेन डेल्टा J की वैल्यू -1, तो ट्रांजिशन इधर हुआ। 2 से 3 में गया, 2 - 3 -1, ट्रांजिशन ऐसा हुआ, और 3 से 4 में गया वो -1। ये इस तरह से दो तरह के ट्रांजिशंस आप देख रहे हैं, एक अपर टू लोअर, हायर एनर्जीज से लोअर एनर्जीज, एंड लोअर एनर्जीज से हायर एनर्जीज। जनरली रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डेल्टा J की वैल्यू -1 होती है। -1 मतलब लोअर एनर्जी लेवल से एनर्जी का हायर, मॉलिक्यूल्स का हायर एनर्जी लेवल्स पे जाना, या एक डायरेक्ट सेंस में हम कहें तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एक्चुअली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहां पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी स्टेट्स पे जा रहे हैं, जहां पर डेल्टा G की वैल्यू -1 हो रही है। ठीक है, सो आपने रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को देख लिया। अब मान लेते हैं ट्रांजिशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हुआ एनर्जी का, एब्जॉर्प्शन होकर के एटम कहाँ जंप किया, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे गया। अब किस एनर्जी लेवल पे जाएगा, अपने लोअर स्टेट से जस्ट हायर एडजेसेंट जो हायर एनर्जी स्टेट है वहां पर जाएगा, और जब उसके लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला जिसको प्लैंक ने दिया था कि दो एनर्जी लेवल्स है तो दोनों एनर्जी लेवल्स E1 और E2 का जो डिफरेंस होता है, जिसको हम E2 - E1, इसको हम hν से डिफाइन करते हैं, और वही एनर्जी दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच की जो एनर्जी है, डिफरेंस एनर्जी, वही hν है। ये प्लैंक की जो थ्योरी है, सेम थ्योरी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अभी आपने देखा था कि एनर्जी लेवल्स का फॉर्मूला क्या था, E = J × J + 1 h²/8 π² μr²। अब हम लोग मान लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है और ट्रांजिशन J से J + 1 में जा रहा है, मतलब ये जो लोअर एनर्जी स्टेट है J = 1 है और ये J = J + 1 है, तो ट्रांजिशन यहां से ऊपर की ओर हो रहा है। तो जब भी ट्रांजिशन होगा लोअर से हायर, ऑब्वियसली कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, hν। अब ये hν किसके इक्वल होगी, दोनों एनर्जीज के डिफरेंस की। कौन से दोनों एनर्जी, J + 1 वाला जो लेवल है और J वाला जो लेवल है, दोनों के बीच का जो एनर्जी लेवल है, उस एनर्जीज का डिफरेंस, तो EJ + 1 - EJ। अब आप इस फॉर्मूले में जहां जहां J है, J की जगह J + 1 रखिए, तो J यहाँ J है, J की जगह J + 1 रखा मैंने, फिर इस J की जगह अगेन J + 1 + 1 माइनस EJ की जगह पे अगेन J × J + 1, दोनों में h²/8 π², ये कॉमन है, इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया। ये ब्रैकेट वाला टर्म आपको समझ में आ गया, कहां से मिला, EJ + 1 - EJ। मैंने क्या किया, ये जो एनर्जी लेवल्स के लिए हमने जो फॉर्मूला निकाला था, उसमें एनर्जी लेवल कौन सी ले रहे हैं हम, J + 1, तो जहां जहां J है, J की जगह J + 1 रख दिया इसमें,
माइनस ईजे की वैल्यू जे इंटू जे प्लस वन, और दोनों में कॉमन है एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर, कॉमन निकाल लिया। अब इन दोनों को देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर जे प्लस वन और जे प्लस वन ये दोनों कॉमन है, बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, जे प्लस टू यहाँ माइनस यहाँ पर सिर्फ जे और जे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 को मैंने 8 से कैंसिल किया तो बचा 4, तो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर हो गया, और बचा क्या जे प्लस वन। अब इस देखिए, इस वैल्यू को देखिए, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर, इसको हम एक कांस्टेंट न्यू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमको एब्जॉर्प्शन एनर्जी कितनी मिलती है, एच न्यू इज इक्वल्स टू जे प्लस वन इंटू न्यू जीरो। क्या मिली, एच न्यू, एब्जॉर्प्शन एनर्जी एच न्यू इज इक्वल्स टू जे प्लस वन इंटू न्यू जीरो। ये हमारी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन एनर्जी है। अब अगर एब्जॉर्प्शन एनर्जी हो गई, अब हमको एमिशन मिलेगा। सपोज ट्रांजिशन हो रहा है J इक्वल्स टू 0 से 1 में, जीरो लेवल एनर्जी लेवल पिछले फिगर में आपने देखा होगा, E0 से E1 ट्रांजिशन हो रहा है J इक्वल्स टू 0 से J इक्वल्स टू 1, तो ऑब्वियसली न्यू की वैल्यू कहां से कहां चेंज होगी, न्यू इक्वल्स टू 0 से न्यू इक्वल्स टू 1। तब हमको जो दोनों एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस मिलेगा, आप पहले केस में J की वैल्यू 0 रखिए और दूसरे केस में 1, और 2 माइनस 1 मतलब हमको जो दोनों एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है वो क्या मिलेगा, न्यू जीरो। अगर ट्रांजिशन एनर्जी लेवल 1 से 2 में हो रहा हो, या फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो रही है, या एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है 1 से 2 में, तो आप J की वैल्यू फर्स्ट 2 रखिए, 2 प्लस 1 3, और सेकेंड केस में 1 प्लस 1 2, 3 माइनस 2 1, अगेन ये वैल्यू न्यू जीरो 2 न्यू जीरो मिल रही है 1 से 2 के केस में। अगेन जब ट्रांजिशन 2 से 3 में होगा, तो न्यू 2 से जब 3 में चेंज होगा, न्यू 2 से 3 में जब चेंज होगा, तो आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 4 माइनस 1 3 न्यू जीरो। तो इस तरह से अब आप देखेंगे कि अगर हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए अगर हम एक स्पेक्ट्रम बनाए, तो हमको जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, एक न्यू जीरो पे मिल रहा है, दूसरा 2 न्यू जीरो पे मिल रहा है, तीसरा थोड़ा सा दूर में बनाती हूँ, 2 न्यू जीरो, 3 न्यू जीरो, अगला होगा 4 न्यू जीरो। अब इसको देखिएगा गौर से, ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, 0 से 1 में, तो यहाँ पर फर्स्ट केस में J की वैल्यू 0 रखे तो हमको न्यू जीरो मिला। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन 1 से कहाँ पर हो रहा है, J की वैल्यू 1 से 2, J की वैल्यू कहाँ पे है 1, तो 1 से 2 में जा रहा है जब भी, तो J की वैल्यू आप 1 रखिए तो वैल्यू मिल रही है 2 न्यू। थर्ड केस में जब ट्रांजिशन J इक्वल्स टू 2 से 3 में हो रहा है, तो J की वैल्यू कितनी है 2 है, तो J की वैल्यू 2 रखिए, तो 2 प्लस 1 3 न्यू। जब ट्रांजिशन 3 से 4 में होगा, जब ट्रांजिशन 3 से 4 में होगा, मतलब न्यू इक्वल्स टू 3 2 न्यू इक्वल्स टू 3 to 4 में जब ट्रांजिशन होगा, तो J की वैल्यू 3 रखिए, 3 प्लस 1 4 न्यू जीरो, एनर्जी लेवल 4 न्यू। अब आप देखो, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन हमको कहाँ पे मिल रही है, न्यू जीरो पर, सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ मिल रही है, 2 न्यू जीरो, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन 3 न्यू जीरो, फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन 4 न्यू जीरो पर मिल रही है। अब इन स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का अंतर देखिए क्या है, दोनों के बीच, दोनों स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का अंतर 2 न्यू जीरो माइनस न्यू जीरो, दैट इज इन दोनों का डिफरेंस न्यू जीरो। 3 न्यू जीरो और 2 न्यू जीरो का डिफरेंस अगेन न्यू जीरो, 4 न्यू जीरो और 3 न्यू जीरो का डिफरेंस अगेन न्यू जीरो। मतलब हर स्पेक्ट्रल लाइन अपने एडजेसेंट स्पेक्ट्रल लाइन से समान दूरी पर है, मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज इक्वी डिस्टेंस, ध्यान रखना है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज इक्वी डिस्टेंस,
मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जब ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि एनर्जी लेवल्स तो समान दूरी पर नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाला जो हमने फिगर देखा था उसमें देखा था कि जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स थे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स थे वो इक्वी स्पेस्ड नहीं थे, वो एक दूसरे से उनकी दूरी बढ़ रही थी। लेकिन जब हम इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखेंगे, तो जो स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा उस स्पेक्ट्रम में हर लाइन अपने एडजेसेंट लाइन से समान दूरी पर होगी। दिस इज द रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसको हम कहते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज इक्वी डिस्टेंट, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आपसे पूछा जा सकता है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, या दे एक्सप्लेन द क्वांटम मैकेनिकली दैट एनर्जी लेवल्स इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आर नॉट इक्विडिस्टेंट, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो एक कंप्लीट 8 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसको मैंने आज बताया, स्टार्टिंग से लेकर के अब तक का जितना पार्ट बताया है लगभग 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना हो सकता है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना होगा, और उसके बाद फिर ये सारे कैलकुलेशन के साथ स्पेक्ट्रम दिखाना होगा। दिस इज द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके।